सो पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस एक अक्यूट या फिर हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है पेरिकार्डियम लेयर की। तो जो पेरिकार्डियम लेयर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है। क्या होता है? आउटर लेयर होती है किसकी? हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट की पेरिकार्डियम एक आउटर लेयर होती है जिसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, अब है कि ये जो इन्फ्लेमेशन हमारी हो रही है तो इसके कॉजेज़ क्या है इन्फेक्शन के, या हम जो कॉजेज़ होते हैं ना उनको हम ना ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो इसके जो हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं? ठीक है। अब इसके क्या कॉजेज़ हैं? इसके ये कॉज है कि ये किसी इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, या तो वो वायरल होगा, या वो बैक्टीरियल होगा, फंगल होगा, पैरासाइटिकल होगा। ठीक है। या फिर मतलब हमारे किसी चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, मतलब क्या होता है, जो हमारा जो ये चेस्ट ट्रॉमा है ना, इसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब ब्लड है वो हमारा ना फिल हो जाता है किसके अंदर, पेरिका मतलब अंदर लेयर्स के अंदर ना फिल हो जाता है। ठीक है। और तो जब इसकी वजह से भी जो पेशेंट है उसको पेरिकार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि थोरेसेंटेसिस जो होता है उसकी वजह से भी मतलब जो है ये पेरिकार्डाइटिस होती है। तो थोरेसेंटेसिस क्या होता है? थोरेसेंटेसिस होता है कि जब हम मतलब लंग्स के अंदर से फ्लूइड निकाल रहे होते हैं ना, तो उस प्रोसीजर के वक्त क्या होता है, जो हमारी हार्ट की लेयर होती है ना, आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है। या फिर हम किसी हार्ट सर्जरी की वजह से, मतलब कोई हार्ट सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर मतलब हार्ट सर्जरी हुई है जिसमें पेस मेकर का इम्प्लांटेशन भी हुआ है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़, इसके जो हैं वो हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं पेरिकार्डाइटिस के। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोल लेते हैं। ठीक है। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फर्स्ट होएगा इसका कि पेन होएगा हमारे एंटीरियर चेस्ट में, मतलब जो चेस्ट के सामने वाला पोर्शन होएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होएगा। सेकंड पे आ जाता है डिज़नी होएगा, जो पेशेंट होएगा उसको डिज़निया होएगा। पेशेंट को डिज़निया क्यों होएगा? जो मतलब होता है ना, जो स्कार होता है, स्कार टिश्यू होता है ना, वो जो पेरिकार्डियम सैक होता है ना, उसके अंदर क्या, उसको ना स्टिफन बना लेता है। ठीक है। उसको थिक बना लेता है, और जिस वजह से क्या होता है, जो स्कार टिश्यू होता है वो हार्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है, और वो क्या कर देता है, जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली हमारा वर्क नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब पेशेंट को डिज़निया हो जाता है। जब हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होएगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होएगी। ब्लड ही तो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ब्लड भी प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होएगा और पेशेंट को डिज़नी आएगा। थर्ड इज़ फीवर। फीवर होएंगे, चिल्स आएंगे। ठीक है। फीवर, चिल्स, फिर पेशेंट स्वेट भी करेगा। ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होएगी तो पेशेंट को स्वेटिंग तो होएगी होएगी। ठीक है। डिसरिदमिक होएगा, मतलब जब हार्ट का जो रेट है वो प्रॉपर रिदम में नहीं होएगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डिसरिदमिक हो जाएगा। जब पेशेंट को डिज़निया हो रहा है, ठीक है, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसको डिसरिदमिया हो रहा है, तो जो जल्दी जल्दी उसका वो सांस ले रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंट है, तो उसको टैकीकार्डिया होएगा, है ना। पेशेंट को हाइपोक्सिया होएगा। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन लेस होएगी। हाइपरट्रॉफी होने के भी पेशेंट को चांसेस रहते हैं। हाइपरट्रॉफी क्यों होएगा? क्योंकि मतलब कुछ जीन्स में चेंजेस होंगे जिसकी वजह से क्या होएगा, मतलब जो हार्ट को थिक बना देगी। ठीक है। तो फिर हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है। समझ आ गया? सो नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होएगा, सबसे पहले हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करवाएंगे पेशेंट की, उसकी सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। ठीक है। मतलब सीबीसी क्यों करवाएंगे, हम उस चीज़ में ये देखेंगे कि जो मतलब है ना, ये
वो टेस्ट में हम उसका आरबीसीज़ का काउंट वगैरह देखेंगे, ठीक है। आरबीसीज़ का काउंट, डब्ल्यूबीसीज़ का कंप्लीट ब्लड काउंट है ना ये, तो इसमें सबका काउंट देखेंगे। यूरिया नाइट्रोजन करवाएंगे, ठीक है। इसमें हम बिल्यूरिबिन BUN का लेवल चेक करेंगे। किसका? BUN का लेवल चेक करेंगे, बिल्यूरिबिन का, यूरिया का और नाइट्रोजन का, तीनों का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। हम पेशेंट की इको भी करवा सकते हैं और उसका बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। डन। सो ये होगी हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट आता है कि पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जब एट द टाइम ऑफ पेरिकार्डाइटिस, मतलब जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होएगी हार्ट के लेयर की, फर्स्ट आउटर लेयर की, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो बेसिकली उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? सबसे पहले तो पेशेंट को एक ही कॉम्प्लिकेशन आएगी कि उसको मतलब जो पेशेंट है उसको कार्डियक टेम्पोनेंट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। पेशेंट को क्या हो जाएंगे? कार्डियक टेम्पोनेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वो क्यों होंगे कार्डियक टेम्पोनेंट होने के चांसेस? क्योंकि पेशेंट को मतलब क्या होएगा कार्डियक टेम्पोनेंट में, जो हार्ट है ना वो कंप्रेस हो जाएगा। जब हार्ट कंप्रेस हो जाएगा तो जो आसपास मतलब जो ये हार्ट है, ठीक है, ये तो मैंने मतलब नॉर्मल हार्ट बनाया है, ये दिस इज़ नॉट अ मेडिकल हार्ट, तो ये दूसरे वाला है। जो हार्ट है ना उसके आसपास जितना भी फ्लूइड होएगा ना वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, जो हार्ट है उसके आसपास फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट होने के भी चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होएगा? जब हार्ट मतलब अच्छे से हमने ऊपर देखा था साइन एंड सिम्टम्स में कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। जब हार्ट अच्छे से पंप करेगा ही नहीं तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस होंगे, क्योंकि पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो क्या नहीं हो रही, वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो हार्ट को मतलब हार्ट फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहेंगे। नेक्स्ट इज़ हमारी जो पेरिकार्डाइटिस में हम पेशेंट की क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो होती है ना, जो हमारी मैनेजमेंट मतलब जो हमारी इसकी मैनेजमेंट होएगी ना, ये हमारी दो टाइप की होएगी। जो मैनेजमेंट होएगी ना ये हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होएगी मेडिकल, एक होती है सर्जिकल, ठीक है। जो मैनेजमेंट होएगी ना वो दो टाइप की होती है। पहली होएगी मेडिकल, ठीक है, और दूसरी जो मैनेजमेंट होएगी वो होएगी हमारी सर्जिकल, ठीक है। तो अब देखो, अभी हम यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होएगा, हम पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, ठीक है। एंटीवायरल में हम पेशेंट को एस्पिरिन भी दे सकते हैं। अब हमने देखा था वहाँ पे ईटोलॉजिकल फैक्टर्स में कि वायरस इसको कोज कर रहा था पेरिकार्डाइटिस को, ठीक है। और कौन सा वायरस कोज कर रहा था पेरिकार्डाइटिस को? इन्फ्लुएंजा वायरस कोज कर रहा था। और जिस वजह से हमें पेशेंट को एंटीवायरल मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम पेशेंट को एस्पिरिन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है, ये जो इन्फेक्शन था, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो था वो भी पेरिकार्डाइटिस को कॉज कर रहा था। तो कौन सा बैक्टीरिया कर रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस कर रहा था ना, स्ट्रेप्टोकोकस कर रहा था, या फिर मेनिंजोकोकस भी कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट को मतलब एंटीबायोटिक्स भी देंगे। पेनिसिलिन हम पेशेंट को हम दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हम पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक ड्रग आती है सेफिक्जीन, ठीक है। कौन सी ड्रग आती है? सेफिक्जीन ड्रग आती है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? पेशेंट को एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एनाल्जेसिक्स हम पेशेंट को क्यों प्रोवाइड करेंगे? पेशेंट को एनाल्जेसिक्स इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि जो उसकी चेस्ट पेन है वो कम हो सके, क्योंकि जो हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं ना वो हमारी पेन को कम करती है। तो इसलिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आती है कि हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट
जो हैं वो क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आएगी कि हम पेशेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट की पेरिकार्डेक्टमी करवा सकते हैं। मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर होएगी ना हार्ट की, जो मतलब जैसे ये हमारा हार्ट है उसकी जो ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है, जो सबसे आउटर वाली लेयर है, ठीक है, जो सबसे आउटर वाली लेयर है उस पूरी लेयर का हम क्या करवा देंगे, रिमूवल ही करवा देंगे। उस पूरी लेयर का क्या करवा देंगे, रिमूवल करवा देंगे। उसी को ही हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डेक्टमी, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक चीज़ इसमें मतलब जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो मिस हो गई थी। वैसे हमारा क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स लिखते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हम कॉजेज़ लिखते हैं, ठीक है। उसके हम बाद हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम लिखते हैं मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद मैनेजमेंट आती है, या तो वो सर्जिकल आ जाती है या वो मेडिकल आ जाती, या वो सर्जिकल आ जाती है या वो मेडिकल आ जाती है। और उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं। लेकिन हमारी बीच में पैथोफिजियोलॉजी में मिस हो गई थी, जो हमारी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद आनी थी, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें क्या था हमारी पैथोफिजियोलॉजी में कि हमारी मतलब क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किसकी, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होएगा, जो हमारी पेरिकार्डियम की जैसे इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हमारा जो पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल प्रेशर है, मतलब हम पीपी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। जो हमारा पेरिकार्डियल प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पेरिकार्डियल प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारे हार्ट कंप्रेस हो जाएगा। जब हमारा प्रेशर पड़ता है किसी चीज़ के ऊपर, सपोज़ करो ये हमारा एक बलून है, ठीक है, ये क्या है, एक बलून है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्या पड़ा है, एक बलून है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। जब इसको हम कंप्रेस करी जा रहे हैं, बाहर से दबाई जा रहे हैं, तो एक टाइम पे तो मतलब इसका साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ना। साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट होएगा तो अंदर क्या है, प्रेशर मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ होएगा, और अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होएगा। तो ऐसी है, जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उसका क्या है, तो हार्ट के ऊपर बाहर से एक तो ये लेयर ही आउटर वाली है, जब बाहर से प्रेशर पड़ रहा है एकदम, तो हार्ट के जो इनसाइड वाला प्रेशर है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और हार्ट हमारा कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा। जिस वजह से क्या है, ऊपर एट्रियम होता है और नीचे वेंट्रिकल होता है। तो जब क्या होएगा, जब एट्रियम हमारा प्रॉपर सर्कुलेशन हो ही नहीं रही है प्रॉपर, ठीक है, तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रॉपर नहीं जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड एम्प्टी। मतलब वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो ना ही तो अच्छे से फिल हो पाएंगे और ना ही वो अच्छे से क्या हो पाएंगे, एम्प्टी हो पाएंगे, खाली हो पाएंगे। जिस वजह से क्या होएगा, जो वेनस प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो हो रहा है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो आर्ट्रियल प्रेशर है, मतलब जो हमारी दो होती है ना, एक हमारी वेन्स होती है, एक हमारी आर्टरीज होती है। जो वेन्स होती है वो वेन्स तो गंदा खून हार्ट के पास लेके जाती है, और जो हमारी आर्टरीज होती है वो साफ़ खून हार्ट से बॉडी तक लेके आती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो आर्टरीज़ का प्रेशर होएगा, साफ़ खून लाने का प्रेशर होएगा आर्टरीज़ का, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसको तो अच्छे से ब्लड आर्टरीज़ को मिल ही नहीं रहा है ना। तो जो वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होएगा तो उस वजह से क्या आएगा, जो सिस्टमिक सिम्टम्स है, सिस्टमिक सिम्टम्स किसको बोलेंगे, जो हमारे बॉडी की पार्ट्स में सिम्टम्स आ रहे हैं वो हमारे सिस्टमिक सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होएगा, उससे हमारे सिस्टमिक सिम्टम्स भी मतलब अकर होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होएगा, जो कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज़ हो रहा था उस वजह से जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएगा। नर्वस सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। नर्वस सिस्टम के इफेक्टेड होने के बाद जब आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा ब्लड है वो ही हमारी ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। लेकिन जब हमारा ये
आर्टरियल प्रेशर ही डिक्रीज़ है, मतलब ब्लड बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का प्रेशर ही डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि आर्टरीज तो बॉडी तक ब्लड लेके जाती है ना। तो जब वो प्रेशर ही डिक्रीज़ हो गया तो उस वजह से साइनोसिस हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब ऑक्सीजन की जब साइनोसिस क्या होता है, जो हमारी मतलब एक पेशेंट की बॉडी है तो उसकी बॉडी पे ना मतलब ब्लू ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लू ब्लू क्यों होना वो स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज़ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की जब डिप्लीशन हो जाती है तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर ब्लू ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट की बॉडी, उसको साइनोसिस बोलेंगे। और आर्टरियल प्रेशर जब डिक्रीज़ होएगा तो साइनोसिस भी आएंगे और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रहे थे, पेशेंट को डिज़निया हो रहा था, टैकीकार्डिया हो रहा था, ठीक है। ये सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे ना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होएगा, हमें मतलब साइनोसिस भी होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी पेशेंट को अकर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो जब भी हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट करेंगे। ये मैंने डायग्नोसिस डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन अगर पेपर में हो सके तो हमेशा डायग्नोसिस को टेबल बना के लिखना है। टेबल बना के कैसे लिखना है पेपर में डायग्नोसिस को, सबसे पहले स्टार्टिंग में असेसमेंट आएगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में असेसमेंट लिखनी है, उसके बाद गोल लिखना है, उसके बाद केयर प्लान। अगर मतलब आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग बॉक्सेस में फिर मैं उसमें समझा दूंगी कि हर एक बॉक्स में क्या लिखना है और कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट लिखनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब बता देना कि एक बारी नर्सिंग लेक्चर के ऊपर, नर्सिंग असेसमेंट के ऊपर लेक्चर एक बारी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो फिर मैं बता दूंगी कि नर्सिंग जो मैनेजमेंट होती है वो कैसे लिखते हैं। तो अब जो पेरिकार्डाइटिस हम पढ़ रहे थे, तो बैक टू द टॉपिक, जो पेरिकार्डाइटिस पढ़ रहे थे उसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में हम ऑब्जेक्टिव डाटा देखेंगे और सब्जेक्टिव डाटा देखेंगे। दो टाइप के डाटा देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं और एक हम सब्जेक्टिव देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो तो हम पेशेंट से वो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो हमें पेशेंट खुद बताता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोज आएगा वो ये आएगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन। तो जो एक्यूट पेन हो रही है पेशेंट को वो किसके रिलेटेड हो रही है, पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन के। ये हमारा मतलब पहला डायग्नोज है। तो जब एक्यूट पेन हो रही है तो एज अ नर्स क्या क्या कर सकते हैं, पेन को मैनेज करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में मेडिकल मैनेजमेंट में बताया था कि हम एनाल्जेसिक्स देंगे, तो इसलिए पेन को मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। लेकिन कभी भी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना डायरेक्ट, कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना है मैनेज पेन बाय एनाल्जेसिक्स, कभी भी नहीं लिखना, हमेशा इसके आगे लिखना है एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। इसके आगे हमेशा लिखना होता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। इसके आगे हमेशा लिखना है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, तभी ही मतलब हमारा ये डायग्नोज पूरा, मतलब जो हमारी इंटरवेंशन है ये हमारी पूरी प्रॉपर कंप्लीट होएगी। कोई भी ड्रग है हमेशा उसके आगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर या फिर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन हमेशा लिखना होता है, ठीक है। तो पेन को मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, या फिर पेशेंट रेफर द पेशेंट टू फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम इज़ रिक्वायर्ड। तो मतलब हम पेशेंट को क्या कहेंगे, या तो वो मतलब कोई फिजियोथेरेपी के लिए रेफ़र करेंगे पेशेंट को, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए पेशेंट को रेफ़र करेंगे, ताकि जो उसकी पेरिकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसकी वो पेन हो रही है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिले। नेक्स्ट इज़ टीच डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मतलब हम पेशेंट को टीच करेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग मतलब लंबे लंबे सांस ले और रिलैक्सेशन मतलब टेक्निक्स करे, हम पेशेंट को ये चीज़ बोलेंगे। सो सेकेंड डायग्नोज इज़ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन। मतलब पेशेंट का मतलब क्या हो चुका है, हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में भी कि जो कार्डियक आउटपुट था वो क्या हो रहा था,
डिक्रीज़ हो रहा था, है ना। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन की वजह से। मतलब जो वेंट्रिकल्स है वो पूरी एक्सपैंड नहीं कर पा रही है, उसके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी तक आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे, इन्फेक्शन को हटाने के लिए एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करने के बाद हम एडमिनिस्टर सप्लीमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के सप्लीमेंट्स भी दे देंगे जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करेंगे हम? पेशेंट का नेक्स्ट हम डायग्नोज है क्या है पेशेंट की कि हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब जब हाइपरथर्मिया है, हाइपरथर्मिया क्या होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया है। और हमने देखा था एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कि पेशेंट को फीवर आ रहा था। तो फीवर आ रहा था मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज़ हो रखा है। तो वहीं से ही हमारा एक डायग्नोज बनता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फेक्शन। तो पेरिकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से क्या, मतलब पेरिकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हाइपरथर्मिया आ रहा है, तो ये अपने आप में एक डायग्नोज बन जाएगा। तो जो हमारे डायग्नोज होते हैं ना, वो हमेशा हम सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम थर्ड डायग्नोज करेंगे हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फेक्शन। तो मतलब क्या होएगा? जब हाइपरथर्मिया में क्या होता है? फीवर, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमने देखा था जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है उसमें एक हमें सिम्टम आ रहा था, ठीक है, फीवर। तो उसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 4 आवर्स, मतलब 4-4 घंटे के बाद हम पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करेंगे। वाइटल साइंस में हमारा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, पेशेंट की असेस करेंगे, उसका हार्ट रेट असेस करेंगे, ठीक है। और हम जो एक्सेसिव क्लोथिंग है, मतलब पेशेंट को उसका अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके जो ज़्यादा क्लोथ्स हैं, ठीक है, उसको हम मतलब रिमूव कर देंगे। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? जो फीवर को डिक्रीज़ करते हैं ना, एंटीपायरेटिक्स। पायरेटिक्स वर्ड ही हमारा फीवर के लिए यूज़ होता है, एंटीपायरेटिक। तो एंटी मतलब अगेंस्ट और पायरेटिक मतलब फीवर। फीवर के अगेंस्ट जो मेडिकेशंस होएगी वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और वो कौन सी हो सकती है? हमारे घर में आम मिल जाती है पैरासीटामोल, हम उसको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज डायग्नोज इज इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन। मतलब जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव होएगा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को फॉलो पोजीशन में डालते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फॉलो पोजीशन कितनी मतलब फॉलो पोजीशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो और हम पेशेंट को क्या टीच करेंगे कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करे पेशेंट, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करे और पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी करे। ये चीज़ भी हम पेशेंट को कहेंगे कि वो करे। सो वी आर ओवर विद पेरिकार्डाइटिस। इसके बाद हम करेंगे, पेरिकार्डाइटिस डन हो चुका है, इसके बाद हम करेंगे अपना, हम बाकी आगे आगे मैं सेशंस डालती रहूँगी, मतलब जो भी होएगा आगे आगे डिज़ीज़ कंडीशन मैं साइड बाय साइड, ठीक है, अपलोड करती रहूँगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।